हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। हम 1, 2, 3 और 4 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर में भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका पढ़ा था। आज हम व्याकरण शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की शिक्षण विधियां। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को इस प्रकार की व्याकरण शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि जो बच्चे उसमें वाक्य का शुद्ध उच्चारण करना सीखे, उसका प्रयोग करना सीखे, ना कि उन्हें विधिवत व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, शिक्षक को अपना उच्चारण शुद्ध रखना चाहिए और उनकी मातृभाषा हिंदी ही हो, उनके लिंग वचन सही हो। इसमें जो शिक्षक होते हैं उनको अपना उच्चारण शुद्ध रखना चाहिए। अगर शिक्षक गलत बोलेंगे तो बच्चे उनका अनुकरण करके वही गलत सीखेंगे, इसलिए जो शिक्षक होते हैं उन्हें उनका उच्चारण शुद्ध रखना चाहिए। इसमें कहने का मतलब है कि उनकी मातृभाषा भी हिंदी ही हो, उनके लिंग वचन सही हो। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हरियाणा के टीचर को ले लेते हैं और वो किसी अदर स्टेट के हैं और वो दूसरे स्टेट में पढ़ाने के लिए आए, तो उनकी जो मानिए हरियाणा उनकी मातृभाषा होगी, उसमें ऐसा कुछ ज़रूर झलकेगा जिससे मतलब वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि उनकी मातृभाषा भी हिंदी ही हो। इसमें सेकंड हो गया है, अब व्याकरण शिक्षण की विधियां माध्यमिक स्तर पर कैसी होनी चाहिए ये बताया जा रहा है। इसमें जो व्याकरण के नियमों की जानकारी ना देकर उदाहरण प्रसंगों द्वारा तथ्यों नियमों पर बातचीत की जाती है। व्याकरण शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला, खंडान्वयन विधि। यह कविता शिक्षण में प्रयुक्त होता है। इस विधि में जो होते हैं अध्यापक जो होते हैं वे स्वयं छात्रों से कविता का सस्वर पाठ करवाते हैं। सस्वर पाठ करवाने का मतलब है कि जोर जोर से उच्चारण के साथ पढ़वाते हैं उन्हें। उसके बाद कविता को छोटे छोटे क्रमिक टुकड़ों या खंडों में विभाजित कर देते हैं, जैसे कि कविता के पंक्ति के शब्दों का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है दंडान्वयन विधि। यह विधि भी कविता शिक्षण में प्रयुक्त होता है। इसमें कविता के पंक्ति का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ते हैं। खंडान्वयन विधि में जो होता है कविता का जो पंक्ति होता है उसके एक एक शब्द का अर्थ बताया जाता है, और दंडान्वय विधि में जो होता है उसमें उस पंक्ति का एक पूरे पंक्ति का अर्थ बताया जाता है। ये दोनों में अंतर है और ये दोनों के बारे में है। फिर आता है आगमन विधि। आगमन विधि में जो होता है इसमें 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, उदाहरण से तथ्यों यानी कि नियमों की ओर। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर। और चौथा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण से तथ्यों की ओर कहने का मतलब है यहाँ पर कि बच्चों के बीच से ही कुछ इस प्रकार के उदाहरण निकालते हैं हम लोग, जिससे उस विषय पर, उस टॉपिक पर जो पढ़ाया जा रहा है उससे समझ में आए, और उसी से रिलेटेड करते करते हम आगे आगे धीरे बढ़ते बढ़ते नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। ज्ञात से अज्ञात, इसमें जो होता है बच्चों को जो पता होता है उससे जोड़ते हुए आगे बताया जाता है, अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। फिर मूर्त से अमूर्त होता है। मूर्त मतलब जो दिखाई देता है, अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है। बच्चों को उस मूर्त चीज़ों को, ठोस चीज़ों को से जोड़ते हुए अमूर्त ले जाया जाता है। फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें यही 4 पॉइंट से क्वेश्चन दे देते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर जो प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सी विधि है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा आगमन विधि, निगमन विधि, दंडान्वयन विधि। आपको सही आंसर जो है उसको करना होगा कि आगमन विधि है। फिर आता है निगमन विधि। निगमन विधि को पुस्तक विधि भी कहते हैं और सूत्र विधि भी कहते हैं। ऊपर के जो तीनों हैं वो प्राथमिक कक्षा में उपयोगी होते हैं। निगमन विधि हो गया, इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। नियम से उदाहरण की ओर कहने का मतलब यह है कि इसमें पहले नियम बता दिए जाते हैं, यानी कि ये एक तरह से रटने की तरह हो गया है, रटन विधि की तरह ही है। नियम से उदाहरण की ओर, मैथ्स ले लेते हैं, उसमें पहले नियम दे दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, जो उन्हें सामान्य चीज़ें पता होती है उससे जोड़ते हुए आगे बढ़ाया जाता है। फिर अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं इसमें। फिर अज्ञात से अज्ञात, जो चीज़ उन्हें नहीं पता होता है उन्हें पहले बताया जाता है, उसके बाद ज्ञात जो उन्हें पता होता है उस चीज़ से उन्हें अवगत कराया जाता है। फिर आता है सूत्र विधि। सूत्र विधि में व्याकरण के नियम, सूत्र और उनके लक्षण तथा उदाहरण बता दिए जाते हैं। सेम टू सेम निगमन विधि की तरह ही है। इसमें प्रयोगात्मक पक्ष के स्थान पर सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना होता है या दिया जाता है। फिर पुस्तक विधि आता है। इसमें पुस्तक के माध्यम से व्याकरण के सभी नियम याद कर लिए जाते हैं। फिर 5वां पॉइंट है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में भी उदाहरण देकर विद्यार्थियों से व्याकरण के नियम निकलवाए जाते हैं, जैसे कि आगमन विधि में था। फिर आता है सहयोग विधि। इसमें जो होता है, इसमें जो अध्यापक
को इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि उसमें पाठ्यपुस्तक के गद्य और काव्य को पढ़ाते पढ़ाते उसी में व्याकरण के नियमों का इस प्रकार वो परिचय दे, जो टीचर होते हैं इस प्रकार परिचय दे कि बच्चे को ऐसा लगे ही ना कि वे व्याकरण पढ़ रहे हैं, और उस गद्य और काव्य में जो वो पढ़ रहे हैं उनमें जो व्याकरण जो चीज़ का प्रयोग हो रहा है वो समझ भी जाए और उन्हें ऐसा लगे भी ना कि वो व्याकरण पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यही है। फिर 7 पॉइंट है भाषा संसर्ग विधि। इस विधि के पक्षकार कहते हैं कि भाषा जो व्याकरण है उस पर पूर्ण अधिकार रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कक्षा में लाकर उन बच्चों से बातचीत करवाई जाए, जिससे कि बच्चों में जो भाषा व्याकरण है पर बच्चों का अधिकार जो हो पूर्ण अधिकार बन जाए और वो शुद्ध शुद्ध बोलना सीख जाए, शुद्ध लिखना सीख जाए और व्याकरण को अच्छी तरह से सीख जाए। साथ ही इसमें बच्चों को ऐसे लेखकों की रचना पढ़ने को दी जाती है जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार होता है, और इसमें कहा भी जा रहा है कि भाषा व्याकरण पर पूर्ण अधिकार रखने वाले व्यक्ति को लाकर बच्चों से बातचीत कराई जाए ताकि बच्चों की व्याकरण सही हो। फिर 8वां पॉइंट है खेल विधि। खेल विधि द्वारा व्याकरण शिक्षण प्रभावी होता है। यहाँ व्याकरण शिक्षण देने का मतलब है कि खेल के द्वारा बच्चों को जैसे फ्लैश कार्ड हो गया, शब्द लड़ी हो गया, वाक्य पहेली हो गया आदि ऐसी बहुत सी सूची बनाकर बच्चों को इस प्रकार के शिक्षण दिए जाए खेल विधि के द्वारा, जिससे बच्चे सीखे, उन्हें रोचक तरीके से उन्हें करने में मज़ा भी आएगा। ये थी व्याकरण की शिक्षण विधियाँ, जिसमें पहला खंडान्वयन विधि को मैंने समझाया, फिर आपने दंडान्वय विधि को सीखा, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, सहयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि और फिर लास्ट में खेल विधि। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो, आपको सारी जितने मैंने बताई व्याकरण की शिक्षण विधि आपको क्लियर हो गई हो, समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ फीडबैक भी देना हो तो इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।